The fundamental unit of life, cell. डॉक्टर एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल जिसे कोशिका कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बॉडी सेल्स की बनी होती है। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स 10 टू द पावर 14 के बराबर होते हैं। तो मनुष्य एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। Cells are the fundamental structural and functional units of living organisms and are the basic unit of life. प्रत्येक सजीव की बॉडी कोशिकाओं की बनी है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी बॉडी कोशिकाओं की बनी होती है। तो प्रत्येक जीवित जो एनिमल हैं या प्लांट हैं, उनकी बॉडी कोशिकाओं से बनी है। जिस प्रकार से एक मकान ईंट से बनता है, तो मकान को ऑर्गेनिज्म समझ सकते हैं और ईंट को सेल से कंपेयर कर सकते हैं। तो मकान का जो ईंट है जिससे कि बिल्डिंग बनी है, उसे हम सेल कह सकते हैं, और मकान को, बिल्डिंग को हम ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो जिस प्रकार बिल्डिंग ईंटों से बनी है, उसी प्रकार से जीव, ऑर्गेनिज्म कोशिकाओं से बने हैं। तो सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फंक्शनल यूनिट्स कोशिकाएं ही अलग अलग स्पेशलाइज्ड कार्य करती हैं। जैसे बॉडी में नर्व सेल होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, तो इस तरह से डाइजेशन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। तो बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजी है, वो सेल के द्वारा ही संपादित होती है। और कोशिकाओं को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो कोशिकाएं सभी जीवों में पाई जाती है। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कोशिकाओं के अध्ययन को हम सेल बायोलॉजी ब्रांच में स्टडी करते हैं, यानी कोशिकाओं की स्टडी हम एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच जिसे सेल बायोलॉजी कहते हैं, उसमें स्टडी करते हैं। तो कोशिकाओं से संबंधित जो भी उनके संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर हैं, और कोशिकाओं के जो भी कार्य हैं, इनकी स्टडी हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कोशिका लैटिन वर्ड सेलुला से ली गई है, विच मीन्स अ लिटिल रूम। सेल का मतलब होता है एक छोटा कमरा, ए लिटिल रूम। Cell was first discovered by an English scientist, Robert Hooke, in 1665. 1665 में रॉबर्ट हुक, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोशिका की खोज की। इन्होंने डेड सेल खोजा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की खोज की, जो कि मृत सेल थी। इन्होंने कॉर्क से, जो कि हनी कॉम के जैसे होता है, इसमें कंपार्टमेंट देखे, छोटे छोटे इसमें कंपार्टमेंट, कमरा जैसे स्ट्रक्चर देखा, जो कि एक डेड सेल थी। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप में, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड हिज वर्क इन अ बुक माइक्रोग्राफिया इन 1665, और अपने कार्य को
रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में लिखा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन 1674। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका 1674 में खोजी। तो जीवित कोशिका लाइव सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। सेल थ्योरी। Cell theory was proposed by two scientists, a German botanist Schleiden in 1838 and a German zoologist Schwann in 1839. Cell theory was proposed by Schleiden and Schwann. तो सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत श्लाइडेन और स्वान ने दिया था, जिसमें से जो श्लाइडेन थे वो एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का अर्थ वनस्पति शास्त्री, यानी जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, और जो श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो जो सेल थ्योरी प्रपोज किया श्लाइडेन और श्वान ने, ये इनकम्प्लीट था और ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। तो इससे सेल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। ये नहीं पता चल पाया कि सेल बनता कैसे है। The cell theory was refined further in 1855 when another German biologist, Rudolf Virchow, presented the idea that all cells arise from pre-existing cells, omnis celluli a cellula, omnis celluli a cellula। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसको रुडोल्फ विर्चो ने दिया। इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं दूसरे कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो जाइगोट, जाइगोट जो कि एक न्यू सेल है, ये किससे बना है? स्पर्म सेल से, और स्पर्म सेल और एग सेल दोनों के फ्यूजन से जाइगोट सेल बना है। तो वायरसेस और एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। जो वायरसेस होते हैं, विषाणु होते हैं, ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, यानी सेल थ्योरी वायरसेस पे अप्लाई नहीं होती, बिकॉज वायरसेस और लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्योंकि जो विषाणु होते हैं, वायरसेस होते हैं, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी लाइव होस्ट में जाने पे ये सजीव की तरह कार्य करते हैं और आउटसाइड द होस्ट ये नॉन लिविंग की तरह कार्य करते हैं। सेल टाइप्स। सेल को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पे जो सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक कोशिकीय जीव, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुकोशिकीय जीव। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी जो एक कोशिकीय जीव हैं और बहुकोशिकीय जीव, दोनों में क्या अंतर है? तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल के बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं। तो एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल। जितने भी एक कोशिकीय सेल होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे सेल्स हैं, ऐसे जीव हैं जिनका शरीर मेनी सेल से बना है, यानी कई कोशिकाओं से बना है। तो ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। दूसरा डिफरेंस, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल।
एक कोशिकीय जीव में जीव की सभी एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हैं वो एक कोशिका में ही संपादित होती हैं। यानी एक कोशिकीय जीव में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल से संबंधित जो भी कार्य हैं, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सब एक सिंगल सेल में ही संपादित होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में a single cell performs one or few activities of the organisms. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यानी बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं अलग अलग कार्य के लिए। अलग अलग सेल्स अलग अलग कार्य के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो परफॉर्म करते हैं, प्रत्येक सेल या तो एक या एक से अधिक कार्य संपादित करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तीसरा पॉइंट है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। एक कोशिकीय जीव में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, यानी श्रम विभाजन नहीं होता, काम का बंटवारा नहीं होता। एज द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज, क्योंकि एक सिंगल सेल ही, एक कोशिका में ही जीवन की सभी कार्य संपादित होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स और स्पेशलाइज्ड। बहुकोशिकीय जीव में कोशिकाएं विशेषीकृत होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी सो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल्स। तो बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जिसमें अलग अलग कोशिकाएं स्पेशलाइज्ड होती हैं। रेस्पिरेशन के लिए अलग कोशिकाएं होती हैं और एक्सक्रीशन के लिए अलग कोशिकाएं, स्पेशलाइज्ड कोशिकाएं होती हैं। डाइजेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं। एक कोशिकीय जीव में रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स अ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक कोशिकीय जीव में रिप्रोडक्शन एक सिंगल सेल में ही संपादित होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। बहुकोशिकीय जीव में केवल कुछ जर्म सेल होती हैं, वही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल जर्म सेल्स होते हैं। एक कोशिकीय जीव का लाइफ स्पान छोटा होता है। द लाइफ स्पान ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट। एक कोशिकीय जीव का जीवन काल छोटा होता है। द लाइफ स्पान ऑफ एन इंडिविजुअल इज लॉन्ग, जबकि बहुकोशिकीय जीव का जीवन काल लंबा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। तो इवोल्यूशन के दौरान जो शुरू के जीव थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, एक कोशिकीय जीव थे। ज्यों ज्यों विकास हुआ, विकास आगे बढ़ा, तो बहुकोशिकीय जीव उत्पन्न हुए और इनका शरीर स्पेशलाइज्ड था अलग अलग कार्य के लिए और इनका जीवन काल भी लंबा था। एग्जाम्पल्स, एक कोशिकीय जीव के जो उदाहरण हैं वो अमीबा, अमीबा जो कि फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है। क्लेमाइडोमोनास जो कि एक शैवाल है, ये भी एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका का बना हुआ है। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोअन है। बैक्टीरिया, जीवाणु और ईस्ट, ईस्ट एक फंगस है। तो ये सब अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और ईस्ट, ये एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो एग्जाम्पल्स हैं, ये इसमें मानव है, हायर प्लांट्स और उच्च पौधे और एनिमल्स। जो जितने भी हायर एनिमल्स हैं, एनिमल और हायर प्लांट्स हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं, जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट मीन्स कैरी ऑन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि प्रिमिटिव और प्राइमरी टाइप के हैं, जो कि शुरू में जो आदि कोशिकाएं थी, जो शुरू की कोशिकाएं थी, वो प्रोकैरियोटिक थी। यानी इनका जो न्यूक्लियस है, कैरियन जो न्यूक्लियस है, वो प्रिमिटिव टाइप का या प्राइमरी टाइप का, यानी अल्प विकसित
न्यूक्लियस, यानी जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, इनका न्यूक्लियस अल्प विकसित होता है, प्रिमिटिव होता है। These organisms have primitive and incomplete cells. प्रोकैरियोटिक जितने भी जीव हैं उनकी कोशिकाएं अल्प विकसित होती हैं, अपूर्ण होती हैं। Thus, they contain prokaryotic cells in their body structure. In some organisms like bacteria, कुछ जीव जैसे जीवाणु में the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है जो कि जिसका न्यूक्लियस पूर्ण विकसित नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called a nucleoid. तो बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस का अभाव होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है। Such organisms whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. तो ऐसे सभी जीव जिनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस को ढकने वाले जो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर लेयर जो मेम्ब्रेन होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। In a prokaryotic cell, other membrane-bound organelles such as mitochondria are also absent. और प्रोकैरियोट्स में दूसरे भी ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं, जैसे कोशिकाओं के अंदर जो कोशिकांग हैं, जो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है। राइबोसोम्स हाउएवर आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन बैक्टीरिया में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसका मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण हैं द प्रोकैरियोट्स इंक्लूड्स आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण हैं आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा को कहते हैं, जो नीली हरी शैवाल होती है उसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैप्सूल है बैक्टीरियल सेल का, ये फ्लैजिलम है, बैक्टीरिया का फ्लैजिला है, फ्लैजिलम एक सिंगल फ्लैजिला है, और ये सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, इसमें कुछ राइबोसोम्स हैं, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अलावा पिलाई हैं, और ये न्यूक्लियोइड है। ये न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें सर्कुलर डीएनए होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोट्स, यू मीन्स ट्रू, कैरियोट मीन्स कैरी ऑन न्यूक्लियस, यानी ऐसे कोशिकाएं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस हो, यानी जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाए, उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स दैट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। तो जितने भी विकसित सेल हैं वो यूकैरियोटिक सेल हैं, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के ऊपर जो है बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। इसके अलावा जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सारे
प्रेजेंट होंगे। यूकैरियोट्स हैव एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स। जितने भी यूकैरियोट्स हैं यानी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये एडवांस्ड होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं और कंप्लीट सेल्स होते हैं, यानी ये पूर्ण कोशिकाएं हैं। These cells contain membrane bound nuclei and other cellular organelles and are called eukaryotic cells. Such cells are found in unicellular and multicellular plants and animals. तो यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय पौधों और जीवों में। एंड कॉन्टेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। न्यूक्लियस भी पूर्ण विकसित होता है। डीएनए एंड साइटोप्लाज्म विद राइबोसोम्स एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं पूर्ण रूप से पाए जाते हैं और विकसित होते हैं। यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल का वेल लेवल डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे सेल कोट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो इन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स स्कैटर्ड हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियान है। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। ये लाइजोसोम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल ऑर्गेनील है। और यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स न पाए जाते हों, तो राइबोसोम का अभाव होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तब इन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके अलावा फ्री राइबोसोम्स स्कैटर्ड होते हैं सेल के अंदर। ये सेंट्रियोल है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये गोल्जी बॉडी है। न्यूक्लियर इन्वेलप, ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर पोर्स होते हैं बीच बीच में। ये केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस पाया जाता है और ये पूरा न्यूक्लियस है। तो आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में पूर्ण विकसित न्यूक्लियस होता है। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में अंतर। साइज ऑफ ए सेल इज जनरली स्मॉल। प्रोकैरियोटिक सेल की साइज छोटी होती है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज 1 से 10 मिलीमीटर के करीब होती है, इसी रेंज में होती है। और यूकैरियोटिक सेल की साइज जनरली लार्ज होती है, बड़ी होती है, लगभग 5 से 100 मिलीमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल का दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर रीजन, और न्यूक्लियोइड इज नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का अभाव होता है और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो कि अल्प विकसित न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में पूर्ण विकसित न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसके केंद्रक के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आवरण होता है और पूर्ण विकसित न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल क्रोमोसोम, एक सिंगल गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र वो पदार्थ होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यूकैरियोटिक सेल में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड होता है, इसलिए न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, यानी केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस होता है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस पूर्ण विकसित होता है, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स
होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, इनका अभाव होता है। और यूकैरियोटिक सेल में सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स एटसेट्रा आर प्रेजेंट। तो यूकैरियोटिक सेल में सभी सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर जो कोशिकांग हैं वो उपस्थित होते हैं। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन ऑकर्स बाय माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन, और यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस या मियोसिस यानी सूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण हैं द प्रोकैरियोट्स इंक्लूड आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो जो भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं इसके उदाहरण हैं आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया जीवाणु एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा को, जो नीली हरी शैवाल होती है उसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया ये एग्जांपल हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं ऑल द प्रोटिस्ट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, और जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और फंजाई हैं,